बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताएंगे, जहां पर 11वीं के छात्र ने कर ली है आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की यह घटना है। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। अपार्टमेंट की 24वीं मंजिल से ये छात्र कूदा और उसने आत्महत्या कर ली। किन वजहों से की, क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे, इसकी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सुसाइड नोट हालांकि बरामद हो गया है, लेकिन अब पूछताछ इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की खबर आपको बता रही है, जहां पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हालांकि सुसाइड नोट में किस बात का जिक्र है, फिलहाल ये अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, क्योंकि पुलिस का कहना है पहले इस पूरे मामले में जांच होगी और उसके बाद कुछ हमारी तरफ से जानकारी दी जाएगी। जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी, इसका नाम नव खन्ना उर्फ कविश था। यह अपने दो दोस्तों के साथ एटीएस में रहने वाले अपने एक दोस्त से मिलने जाता है। वहां पे ये लोग बातचीत करते हैं और छत पे जाके फोटोग्राफी करते हैं। उसके उपरांत वहां पे रहने वाला एटीएस सोसाइटी में रहने वाला लड़का अपने घर चला जाता है और इसके उपरांत इनके दोनों दोस्तों का कहना है कि ये लोग 24th फ्लोर पे फोटो खिंचवा रहे होते हैं और इनका दोस्त यह कहते हुए नीचे जाता है कि वह किसी काम से नीचे जा रहा है। उसके उपरांत इन लोगों को उसके गिरने की आवाज आती है। छलांग लगाने वाले लड़के को तत्काल शांति गोपाल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर्स द्वारा उसकी जेब से हमें एक सुसाइड नोट प्रदान किया जाता है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, परंतु हम इसके सुसाइड नोट का और अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो 2 जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। कैराना और सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है। दोपहर 12:30 बजे कैराना में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, तो दोपहर 1:45 में सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है। तो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे सहारनपुर और कैराना में सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में सीएम योगी आज बैक टू बैक कई रैली करने वाले हैं। दोपहर 1:45 पर सीएम योगी सहारनपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे और साथ ही साथ कैराना में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली है और इसे लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। प्रचार प्रसार का दौर तेज है और किस तरह से 400 पार सीट हासिल की जा सके, इसी लक्ष्य को लेकर तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बिहार से भी एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश चुनाव प्रचार करेंगे। नवादा में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। पहली बार बस से वो प्रचार करेंगे। बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार विवेक ठाकुर को बनाया है, जिनके लिए वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश नजर आएंगे। और चुनावी दौर में लगातार अलग अलग जगहों पर एनडीए उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार हुंकार भरते हुए और आम लोगों से जन समर्थन की अपील करते हुए और अब नवादा पहुंच करके वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में जन समर्थन की अपील करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि पहली मर्तबा होगा जब बिहार के चुनावी दौर में नीतीश कुमार बस से प्रचार प्रसार करेंगे। इससे पहले अलग अलग जगहों पर उन्होंने रैलियां की हैं, ओपन जीप से उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन बस के जरिए वो चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। आपको ये बताते चले कि ये एनडीए में ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। नवादा से यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हीं के पक्ष में यहाँ पर नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे तो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। विवेक ठाकुर के लिए जनसभा नीतीश कुमार की। और देखिए, कांग्रेस भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस बीच आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं करते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी आज दोनों ही तमिलनाडु में मौजूद रहेंगे। दोनों के आज तमिलनाडु में दौरे हैं। इस बीच रोड शो और जनसभा दोनों नेता करते हुए नजर आने वाले हैं। राहुल गांधी भी आज अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए तमिलनाडु में नजर आने वाले हैं। वहीं बीजेपी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहने वाले हैं तमिलनाडु में और साथ साथ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहने वाले तमिलनाडु में। लगातार साउथ को साधने की तमाम कोशिशें बीजेपी जहां करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस ने भी अब अपनी कमर कस ली है और राहुल गांधी आज खुद चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और द्रविड़ मुनेत्र
कड़गम ने नीत मोर्चा के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए तमिलनाडु का दौरा करेंगे। बढ़ती खबरों में आगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के टॉप ऑनलाइन गेमर से मुलाकात उन्होंने की, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बातचीत की हो। और ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस गेमिंग की दुनिया को बारीकी से देखते समझते नजर आए। वीआर और मोबाइल पर ऑनलाइन गेम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला है। तो भारत के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और इस बीच उनसे बातचीत करते नजर आए। पूरी जानकारी उन्होंने दी और गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह से बातचीत कर रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में, ये पूरी बातचीत हुई है। भारत के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। वीआर और मोबाइल गेम से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दी है और गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। अभी हाल ही में क्रिएटर्स को भी सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया था और उस दौरान भी पीएम मोदी का बड़ी जो मजाकिया बिहेवियर है वो देखने को मिला था। कुछ ऐसा ही कल भी देखने को मिला। जब प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ये गेमर्स से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आपको देखकर दिल धक धक कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो होने दीजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कहते हुए तो कुल मिलाकर एक बार फिर से मजाकिया अंदाज पीएम नरेंद्र मोदी का देखने को मिला। और इससे पहले भी क्रिएटर्स को जब अवार्ड दिए गए थे तब भी प्रधानमंत्री का एक अलग सा रूप सामने आया था, एक अलग सा जो उनका तरीका था लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का वो सामने आया था। और एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई और जो हम देख रहे हैं वो ये कि लोगों को ये बहुत पसंद भी आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बहुत ही डाउन टू अर्थ भी हैं और बातचीत में भी लोगों के साथ में इस तरीके से मजाकिया अंदाज में वो सामने आते हैं। इसी के साथ में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, अगली खबर को रुख करते हैं। हेमा मालिनी की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि खेत में महिलाओं के साथ में फसल काटते हुए हेमा मालिनी की तस्वीर सामने आई है। अब इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार है हेमा मालिनी, अब उनकी तस्वीर सामने आई है। अब लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया इस तस्वीर के ऊपर देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए चुनावी दौर में ऐसी तस्वीरें बहुत सामान्य आपको नजर आ जाएंगे। और मथुरा से बीजेपी की सांसद भी हेमा मालिनी हैं और इस बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। और यहाँ पर वो जब लोगों से पहुँच रही हैं, मिल रही हैं, बात कर रही हैं, तो देखिए एक अलग अंदाज उनका नजर आता है। जब फसल काटते हुए वो नजर आती हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी थी, उनसे भी उन्होंने वार्ता की और साथ ही साथ जन समर्थन की अपील करते हुए भी हेमा मालिनी। और बीजेपी लगातार जातियों के ऊपर फोकस कर रही है और सीधे तौर पर किसान और महिला उसमें एक अहम जाति है। इस बीच उन्हीं जातियों को साधने का भी प्रयास एक तरीके से देखिए ना, गरीब हो, युवा हो, किसान हो या फिर नारी शक्ति हो, सबको साधने की कोशिश। और हेमा मालिनी यहाँ पर हमेशा आपने इनका अलग अवतार देखा है, फिल्मों में आपने अलग अवतार देखा है, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि राजनेता की भूमिका में वो आ चुके हैं तो यहाँ पर जब उनको कैंडिडेट बनाया गया है फिर से, तो यहाँ पर अलग तस्वीर सामने आए। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से गठबंधन के लिए 50% तैयार थे शरद पवार। प्रफुल्ल पटेल ने एक दावा किया। अजीत पवार ने शरद पवार को मनाने की कोशिश की। शरद पवार ने पटेल के दावे को हालांकि खारिज कर दिया, लेकिन ये जो दावा है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है चुनावी दौर में। आप देखिए, हालांकि प्रफुल्ल पटेल भी अब तो अजीत पवार गुट का हिस्सा हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि एनसीपी की तरफ से और खासतौर पर अजीत पवार ने कोशिश की थी कि वो अपने चाचा शरद पवार को मना ले और बीजेपी के साथ अलायंस हो जाए, लेकिन 50% वो सहमत थे। बाद में बात कुछ बिगड़ गई। हालांकि शरद पवार का कहना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके पास शायद कुछ ऐड ऑन करने के लिए दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर ही इस खबर को यहाँ पर है। दरअसल इसमें प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार और हमारे मंत्रियों ने महाराष्ट्र सरकार की शपथ ली। इसके बाद अजीत पवार शरद पवार के बीच में 2 बार मुलाकात हुई थी, ये उन्होंने कहा। इस दौरान अजीत पवार ने शरद पवार को मनाने की कोशिश की। शरद पवार 50% तैयार भी हो गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो हिचकिचा गए, ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं उन्होंने शरद पवार ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि कौन उनके साथ गया, कौन रह गया। जिस दिन की चर्चा वो मतलब कि प्रफुल्ल पटेल कर रहे थे, तब से लेकर अब तक क्या क्या बदला, क्या मैं कहीं नहीं गया? जवाब है नहीं। तो कुल मिलाकर ये उन दोनों की तरफ से बयानबाजी अब जमकर हो रही है। आगे बढ़ेंगे रंजना। बढ़ती खबरों में आगे ना राहुल ने जवाब दिया ना सोनिया ने वक्त। संजय निरुपम का ये स्टेटमेंट। खरगे और वेणुगोपाल का वन वे मामला हाल ही में कांग्रेस पार्टी से निलंबित किए गए संजय निरुपम। और देखिए, लगातार संजय निरुपम अब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और किस तरह से निशाना साधते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं। और देखिए, ना राहुल ने जवाब दिया और ना सोनिया ने वक्त। ये स्टेटमेंट संजय निरुपम की तरफ से कहा गया। चलिए, और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी बिहार की। दरअसल सारण से पहली बार चुनावी मैदान में है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य।
तो ये बड़ी जानकारी है। 2 बार के केंद्रीय मंत्री से उनका मुकाबला होने वाला है। लालू की बेटी है रोहिणी, जो कि पहली बार चुनावी मैदान में उनका मुकाबला है राजीव प्रताप रूडी से, जो कि 2 बार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो आपने देखा भी होगा, बीते दिनों तस्वीरें भी सामने आई थी। पूजा पाठ से सिलसिला ये शुरू हुआ, लगातार प्रचार जारी है। सारण में हार चुके हैं इसके पहले लालू यादव, पत्नी और समधी। जातीय समीकरण की बात करें तो यादव वोट यहां पर सबसे ज्यादा है। रोहिणी आचार्य की अगर हम बात करें तो अक्सर प्रिया हमने देखा भी है वो किस तरीके से ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं। जब वो राजनीति में नहीं थी तब भी कैसे वो अपने जो विचार थे वो ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त करती थी। और एक तरफ अब जहां सारण से उनको उतार दिया है, वहीं उनकी बहन मीसा भारती, वो भी इस बार चुनावी मैदान में। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात है कि सारण वही लोकसभा सीट है जिसे एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव के लिए गढ़ के तौर पर देखा जाता था। हालांकि वक्त बदला, लेकिन पहली मर्तबा है जब रोहिणी आचार्य राजनीति में इस तरीके से डेब्यू कर रही हूँ। रोहिणी आचार्य तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव किडनी दिया था। सिंगापुर में वो रहती हैं और चुनावी दौर में तो कई सारे उनके वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सिंगापुर हमारा घर है, लेकिन हम तो बिहार में ही बसते हैं और बिहार के लोगों की हम समस्याएं सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सारण की अगर बात हो तो राजीव प्रताप रूडी यहीं से आते हैं। उनको पहले भी आपने देखा है कि पायलट से वो राजनेता बने हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पहले भी वो सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं और अब वहां पर उनका मुकाबला एक तरीके से आप देखिए कि रोहिणी आचार्य के साथ ही है, तो ये बहुत दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के बाद अब अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के से जुड़ी हुई एक खबर और इसके बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। आज जारी हो सकती है अगली सूची। उत्तर पूर्व से कन्हैया कुमार को टिकट दिया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा। वहीं चांदनी चौक से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा जा सकता है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को सीट पर उतारा जा सकता है कांग्रेस के द्वारा, जहां बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस की नामों के ऊपर लगातार सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर। तो देखिए, कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली के अपने हिस्से की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो तकरीबन तय कर लिए। इसमें उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र के जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार, चांदनी चौक क्षेत्र से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से पूर्व सांसद उदित राज के नाम शामिल हैं। शुक्रवार को उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अब भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक खेमा सूची में शामिल उम्मीदवारों के नामों से सहमत नहीं है और इनकी कोशिश है कि वो सूची में बदलाव हो या चेंजेस हो। और देखिए, अगर बात बीजेपी की करें तो अब तक बीजेपी ने 425 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो कांग्रेस भी अब अगर दिल्ली की बात करें, जो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है उस पर नामों पर सहमति बन गई है और जल्द ही इस पर ऐलान किया जा सकता है। बढ़ते खबरों में आगे, और झारखंड में बागी बिगाड़ेंगे खेल। संथाल में सीता सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम के तेवर तल्ख हैं और आपको बताते चलें कि जेएमएम को सबक सिखाएंगे दोनों नेता। झारखंड में बागी विश्व डाल सकते हैं प्रभाव और जेएमएम के बागी होने की लोबिन हेम्ब्रम ने घोषणा की। संथाल में लोबिन और सीता सोरेन जेएमएम के दुश्मन। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अंडर वाटर वोटिंग कैंपेन। चेन्नई में स्कूबा डाइवर्स का अनोखा अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। तो मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, इसकी कोशिश की जा रही है। समुद्र में वोटिंग कैंपेन चलाया गया। वोट के अधिकार और कर्तव्य को बताने के लिए खासतौर पर इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, ताकि कोशिश बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मतदाता है वो पहुंचे, अपने मत का प्रयोग वो करें। और अंडर वाटर वोटिंग कैंपेन यहाँ पर चलाया गया। समुद्र के अंदर देखिए आप कैसे वोटिंग कैंपेन चलाते हुए वोट के अधिकार को, वोट के कर्तव्य को चलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूबा डाइवर्स ने अनोखा अभियान चलाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में नई तबादला नीति का ड्राफ्ट और इसको लेकर जानकारी कि तैयार हो चुकी है। सरकार की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। नेताओं की अब नहीं चलेगी, अफसर ही कर सकेंगे ट्रांसफर। मंत्री, विधायक और नेताओं का डिजायर सिस्टम खत्म होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इसको लेकर के यानी कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के सरकार की तरफ से ड्राफ्ट भी बाकायदा तैयार कर दी गई है। इसको पहले भी इसको लेकर के जानकारी मिल रही थी कि भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो लगातार इस दिशा में पहल करने जा रही है और अब खबर ये आ रही है कि इसको लेकर के जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है।
अगली खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी। केजरीवाल के लिए डोर टू डोर कैंपेन और घर घर पहुंची मंत्री आतिशी। कालकाजी में की पदयात्रा और जनता से वोट देने के लिए भी यहां पर कहा। और आपको ये भी बता दें कि जनता वोट से देगी जेल का जवाब, ये कैंपेन भी आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं और इस बीच चुनाव निकट है और इसी बीच आतिशी उनके लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। कैंपेन खबर इस एनबीटी में भी जगह दी गई है। बिल्कुल प्रिया, और इस खबर को इस अखबार में भी तवज्जो दी गई है और लिखा गया है कि आतिशी सहीराम ने घर घर जाकर प्रचार किया। सहीराम आपको बता दें कि प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के द्वारा मैदान में उतारे गए हैं और दक्षिणी दिल्ली सीट से उनको मैदान में उतारा गया। इस बीच गोविंदपुरी में जेल का जवाब वोट से कैंपेन के तहत ये पदयात्रा की गई। पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी और साउथ दिल्ली सीट से लोकसभा प्रत्याशी सहीराम पहलवान ने गुरुवार को जेल का जवाब वोट से कैंपेन के तहत गोविंदपुरी एक्सटेंशन कालकाजी में पदयात्रा की और डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट देने की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए अपील करी। तो देखिए, लगातार केजरीवाल जिस तरह से जेल में है और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तार लगातार आम आदमी पार्टी की नाराजगी भी सामने आ रही है। बढ़ते खबरों में आके और केजरीवाल के पीए विभव कुमार बर्खास्त 2007 के केस में दिल्ली विजिलेंस का ये बड़ा एक्शन, ट्रिब्यूनल के में टर्मिनेशन को चुनौती देगी आप। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते चले, अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टोरेट ने बर्खास्त कर दिया है और विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर ने 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में विभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के मामले का हवाला दिया, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। और देखिए, अगर बात करें कि 2007 में विभव पर केस दर्ज हुआ था, वो केस क्या था? दरअसल आदेश के मुताबिक 2007 में महेश पाल नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने विभव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके काम में बाधा डाली और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विजिलेंस के आदेश में कहा गया कि विभव कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति का है। अब इस पूरे मामले में आपकी कानूनी टीम के मुताबिक विभव CAT के सामने जो मुद्दे रखेंगे उसमें इस आदेश का समय और विजिलेंस के आदेश को असंवैधानिक करार देना शामिल होगा। चलिए, और अब बढ़ेंगे आगे। जेल में केजरीवाल इस वक्त हैं और इस बीच लेकिन अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया है। बुरे वक्त में राघव, स्वाति, हरभजन ने उनसे किनारा कर लिया है। बड़ा सवाल, क्या बिखर रही है पार्टी? क्या पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है? ये कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस प्रदर्शन से कुछ बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे वो राघव चड्ढा हो, स्वाति हो या हरभजन हो, इन्होंने दूरी बना ली है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि आपके जो साथी हैं राज्यसभा सांसद, उनकी चुप्पी के बारे में पूछे जाने पर संजय सिंह ने कहा है कि पार्टी अपने मंच पर इस पर चर्चा करेगी कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन चल रहा है, बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन चल रहा है इसको लेकर कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दें। लेकिन लगातार जब आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करी, बड़े नेता हैं, उन्होंने दूरी इस प्रदर्शन से बना ली है। 10 राज्यसभा सदस्यों में से अधिकांश इन विरोध प्रदर्शन से दूर है। हालांकि संजय सिंह, संदीप पाठक और ND गुप्ता चेहरे ये जरूर साथ में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार इस प्रदर्शनों से दूरी बनाए हैं। ना स्वाति नजर आ रही है, ना राघव और ना हरभजन सिंह। तो ये जो करीबी काफी माने जाते थे, इन सबको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि धीरे धीरे जो पार्टी के तमाम बड़े चेहरे हैं वो साथ छोड़कर जा रहे हैं। सवाल यह है कि पार्टी मुश्किल के वक्त में आखिर अरविंद केजरीवाल के जो करीबी हैं वो कहां चले गए? सवाल सबसे ज्यादा राघव चड्ढा को लेकर पूछे जा रहे हैं। सिर्फ राघव चड्ढा नहीं, बल्कि स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह, इनकी चुप्पी को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। राघव चड्ढा दिल्ली कब आएंगे, ये बड़ा सवाल लगातार है, क्योंकि राघव चड्ढा पार्टी के काफी प्रमुख चेहरे हैं और लगातार वो उनके साथ भी नजर आते हैं। लेकिन अब जब जरूरत है, अभी फिलहाल राघव चड्ढा नजर नहीं आ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, और जो अगली खबर है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। ईडी के दबाव में नहीं दिया इस्तीफा, ये राजकुमार आनंद ने कहा है। कयासों पर उन्होंने एक तरीके से विराम लगा दिया, क्योंकि इसको लेकर के पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ईडी के एक्शन की वजह से ही उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने राजकुमार आनंद ने कहा कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। हालांकि बीच में खबर ये भी सामने आई कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन राजकुमार आनंद ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि कोई दबाव नहीं था। इससे पहले आपको याद होगा 23 घंटे राजकुमार आनंद के घर पर कार्रवाई हुई थी ईडी की टीम की, और इसमें कहा गया था कि हवाला के जरिए पैसा आया है
और इसी को लेकर के संजय सिंह ने भी बीते रोज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो इस बात का जिक्र करते और कहते हैं कि यही दबाव महसूस करते राजकुमार आनंद और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जब इस विषय में राजकुमार आनंद से सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि कोई दबाव नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पहले ऐसे मंत्री जिन्होंने न केवल अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि इसी के साथ ही साथ पार्टी की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी के दबाव में मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। अगली खबर, एक मिसाइल एक टैंक। सिक्किम में भारतीय सेना ने चीन को दिखाया अपना दमखम। सेना ने 17,000 फुट की ऊंचाई से यहां पर अपनी ताकत दिखाई। सिक्किम में ATGM दागने का अभ्यास यहां पर किया गया और एक बार फिर से दमखम यहां पर पड़ोसी मुल्क को दिखाया गया। तो सेना ने 17,000 फुट की ऊंचाई से देखिए अपनी ताकत दिखाई है। एक मिसाइल एक टैंक का यहाँ जिक्र। सिक्किम में ATGM ने अपना परिचय दिया है ताकत का और सिक्किम में भारतीय सेना ने चीन को दमखम दिखाया है। 17,000 फुट की ऊंचाई पर सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। खबरों का सिलसिला जारी।